हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम जानेंगे कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। इसके पिछले वाले अध्याय में यानी कि कल के दिन में हम आपको बताए थे कि कैसे पूर्णांकों की जानकारी हम मतलब क्या पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। इसके पहले वाले अध्याय में हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यानी कि एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं। देखिए, पहले शब्द को आप शब्द पर ध्यान दीजिए। योगात्मक प्रतिलोम, इसमें एक शब्द है प्रतिलोम। आप पढ़े होंगे कि विलोम शब्द क्या होता है। ठीक, प्रतिलोम, विलोम और प्रतिलोम मान लीजिए कि एक ही शब्द है। जैसे विलोम शब्द क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर गर्म दिया गया होगा तो गर्म का विलोम शब्द हो जाएगा ठंडा। उसी प्रकार से योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए किसी संख्या में उसी संख्या को, मैं कहना क्या मतलब, उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी संख्या में उसी संख्या को प्लस अगर माइनस दिया दिया होगा तो उसका, अगर प्लस दिया होगा तो माइनस में करके उसका परिणाम हमको शून्य लाना होगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर -1 दिया है, अगर +1 दिया है तो उसका योग हमेशा शून्य आना चाहिए, वही परिणामिक हो जाएगा, यानी कि योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। सीधे शब्दों में समझिए। अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या धनात्मक, कोई भी, मान लीजिए कोई संख्या धनात्मक या चाहे ऋणात्मक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ऋणात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। अगर कोई संख्या धनात्मक प्रतिलोम है, योगात्मक धनात्मक अगर प्रतिलोम है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा। अगर धनात्मक है तो ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, तो धनात्मक यानी कि प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखिए, अगर पूछ देगा कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अभी हम बताएं आपको। मान लीजिए मान लीजिए कि यक्स का हमको योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। मान लीजिए कि एक्स का हमको योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अभी मैं आपको बताया हूं कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। योगात्मक प्रतिलोम माइनस, कोई संख्या दिया रहेगा -1 में और कोई संख्या +1 में दिया होगा, उसका परिणाम हमेशा जीरो आएगा। कैसे, इसको काट देंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि मान लीजिए कि कोई यक्स है और यक्स का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। यक्स का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम मतलब समझ लीजिए विलोम। विलोम शब्द आप पढ़े होंगे कि विलोम शब्द वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई अगर शब्द है तो उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि दिन है तो दिन का उल्टा क्या होता है, रात होता है। दिन का उल्टा क्या होता है, रात होता है। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए एक्स है। अब एक्स का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो एक्स का, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है पहले से आप जानते हैं, तो यक्स का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यक्स का योगात्मक -x हो जाएगा। कैसे पता चला, प्रतिलोम उसका हम उल्टा कर देंगे। जैसे मान लीजिए -7 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने को बोले तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका इसमें धनात्मक ऋणात्मक संख्या आपको दिख रही है, -7 दिख रहा है आपको। -7 देखने का मतलब यह है कि यह निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब यह है कि यह घटाना का चिन्ह दिख रहा है, और इधर कौन से का चिन्ह दिख रहा है, प्लस का चिन्ह है। तो ठीक इसी का उल्टा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 8 का हमको योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। जैसे मान लीजिए 8 का उल्टा -8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +8 है पहले छिपा हुआ है। तो यह रहा योगात्मक प्रतिलोम। और हम इसके कुछ उदाहरण भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा -13 +14। देखिए, अगर हम यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। 13 17 -18। मैं बस इतना उदाहरण से देकर आपको समझा रहा हूँ। अब कहेगा कि इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे -13 है तो उसका उल्टा कर दीजिए, -13 का उल्टा 13 यानी कि +13 हो जाएगा। ये आपका पहला आंसर। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, 14 कर रहा है। 14 दे रहा है और 14 का यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है। 14 का हमको योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो 14 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, उसका उल्टा ठीक होगा।
तो +14 दिया है तो -14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे +13 है तो +13 को ठीक उल्टा कर दीजिए, -13 हो जाएगा। यहाँ पे +17 है, यहाँ पे प्लस पहले छिपा हुआ है और +17 का योगात्मक प्रतिलोभ कर रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ठीक उसी का उल्टा कर दीजिए, प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, तो -17 हो जाएगा। अब कह रहा है -18 का योगात्मक प्रतिलोभ ज्ञात कीजिए, तो -18 दिया है तो ठीक उसी का उल्टा योगात्मक प्रतिलोभ होता है +18। तो यह पूर्णांक में योगात्मक प्रतिलोभ भी कई बार एक प्रश्नों में पूछा जाता है। ये बेसिक था, सोचा कि मैं सोचा हूँ कि इसको भी बता दूं। अब देखिए हम आज अब हम देखेंगे कि पूर्णांकों की तुलना कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या अगर धनात्मक है तो धनात्मक है, जैसे कोई अगर संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये एक संख्या रेखा पर कोई संख्या यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर 1 है। और आप ये जानते हैं कि -1 से 0 बड़ा है और 0 से बड़ा 1 है। तो कैसे जानते हैं इसकी तुलना, हम इसी को सीखेंगे, पर पूर्णांकों की तुलना कैसे किया जाता है। चलिए अगले स्लाइड पर हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि पूर्णांकों की तुलना कैसे किया जाता है। देखिए पूर्णांकों की तुलना का नियम क्या होता है। सबसे पहला नियम यह है कि कोई भी अगर संख्या धनात्मक है, कोई भी संख्या धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है ऋणात्मक संख्या से। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई धनात्मक संख्या है वो ऋणात्मक संख्या से हमेशा सदैव बड़ा होता है। कैसे? देखिए 3 दिया है और यहाँ पे -3 दिया है। अब आपसे कोई पूछेगा कि 3 बड़ा है कि -3 बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3 रुपए है और आप 3 रुपए किसी को दिए हैं, तो मैं फायदे में हूँ कि आप फायदे में हो? तो बोलेंगे कि मैं फायदा में। कैसे? क्योंकि देखिए मेरे पास 3 रुपए पैसे पहले से हैं और आपके पास पैसे हैं नहीं, आप पहले से 3 रुपए उधार लिए हैं किसी से, तो आप फायदा में हैं कि मैं? तो मैं फायदा में हूँ, तो देख लीजिए, तो कौन बड़ा होगा? 3 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है। अब देखिए जिधर मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, जिधर मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। अब जैसे एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक भी रुपए नहीं और आपके पास -3 रुपए है। जैसे -3 रुपए कहने का मतलब यह है कि मेरे पास एक भी रुपए उधार नहीं, मेरे पास एक भी रुपए उधार, मतलब हमारे पास पैसा भी नहीं है और मैं उधार भी नहीं लिया, लेकिन आपके पास से भी पैसा नहीं है लेकिन आप उधार लिए हैं, वो भी कितना रुपए? 3 रुपए उधार लिए हैं किसी से। तो अब कौन फायदा में होगा? कौन फायदा में होगा? जीरो होगा ना। तो देखिए जीरो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो जिधर मुंह खुले रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से उधार लिया है 3 रुपए और आपके पास ना उधार नहीं लिए, आपके पास पहले से 7 रुपए है। तो आपके पास पहले से 7 रुपया है और मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, लेकिन हम 3 रुपए किसी से उधार लिए, तो इसमें कौन फायदे में है? तो आप फायदे में, यानी कि 7 क्या है? फायदे में, यानी कि 7 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जिधर मुंह खुलेगा वो संख्या हमेशा बड़ी होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जिधर मुंह खुला रहेगा वो संख्या बड़ी होती है। दूसरा नियम क्या कहता है कि बड़ी धनात्मक संख्या छोटी धनात्मक से बड़ी होती है। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास 7 रुपए है और आपके पास 3 रुपए है, तो सबसे ज्यादा किसके पास है? 7 रुपए के। तो यही तो कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि 7 और 3 रुपया मैंने बोला है, तो 7 रुपया अधिक है कि 3 रुपया अधिक है? तो आप बोलेंगे कि 7 रुपया अधिक है, तो 7 को बड़ा कर दीजिए। इसी प्रकार से मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, आपके पास 5 रुपए है, तो कौन बड़ा होगा? 5 बड़ा होगा, तो जिधर मुंह खुलेगा वो संख्या बड़ी होगी। अब तीसरा नियम देखिए, ऋणात्मक संख्या में से ऋणात्मक कम ऋणात्मक संख्या बड़ी होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि मेरे पास मैं हम 7 रुपया किसी से उधार लिए हैं और आप 3 रुपया किसी से उधार लिए हैं, तो सबसे ज्यादा किसका उधार है? मेरा है ना। और सबसे कम किसका उधार है? आपका है। तो यानी कि कम उधार में आपका है, तो आप फायदे में होंगे, मैं फायदे में नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए कि -7 रुपया मैंने उधार लिया, -7 कहने का मतलब यह है ना, उधार लेना, और +7 मतलब आपके पास पहले से 7 रुपया है, ठीक, और मेरे पास जीरो, यानी कि 0 रुपया भी नहीं है, मैंने किसी से उधार लिया है -7 रुपये, ठीक। तो इसी को बोल देते हैं 7 रुपये -7, मैंने 7 उधार लिया है
और आप भी लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए देखिए, जीरो, इसमें हम क्या कर रहा है, तीसरा नियम, इसको देखिए, ऋणात्मक संख्या में से कम जो ऋणात्मक संख्या होती है वो बड़ी होती है। जैसे ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, तो 7 और 3 कौन सबसे कम दिख रहा है आपको? तो 3 दिख रहा है। इसका मतलब कि आप 3 रुपए उधार लिए और हमें 7 रुपए उधार लिए, तो सबसे कम किसका उधार है? -3 वाले का है। यानी कि सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? -3। इसी प्रकार से एक और देख लेता है। जैसे मान लीजिए -1 रहेगा और -7 दे देगा, तो इसमें से पूछेगा आपको कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि 7 बड़ा है। गलती है, 7 नहीं बड़ा है, -1 बड़ा है। कैसे? मैं अभी बताया हूँ कि मैं, मान लीजिए कि आप किसी से 1 रुपया उधार लिए हैं और हम 7 रुपये उधार लिए हैं, तो सबसे कम आप उधार लिए हैं ना, तो इसका मतलब आपका बड़ा हो जाएगा, यानी कि -1 बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, शून्य जो होता है सभी धनात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। मतलब कहने का मतलब यह है, आप पढ़े हैं कि जीरो के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 होता है, 4 होता है। यानी कि जीरो के बाद जितनी भी संख्याएं आ रही हैं वो क्या है? जीरो से बड़ी है ना। तो यह भी एक नियम है पूर्णांक का। शून्य की सभी जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं आपको देखने को मिलती है, वो शून्य से क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे शून्य से बड़ी हैं। और इसी प्रकार से, और शून्य से जितनी भी धनात्मक संख्याएं जो होती हैं, उनसे शून्य क्या होता है? जो जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उनसे शून्य क्या होता है? बड़ा होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए शून्य के पहले कौन सा आता है? -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। तो ये तो शून्य से छोटा है ना, ये भी तो छोटा है। तो शून्य से छोटा क्या होता है? ऋणात्मक संख्या क्या होती है? सभी छोटी होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है और आप किसी से उधार भी लिए, आपके पास पैसा नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आप किसी से उधार लिए हैं। तो अब मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है, आप तो उधार भी ले लिए हैं, तो कौन घाटा में है? आप घाटे में है ना, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है और आप उधार भी नहीं है। तो इसी प्रकार से जीरो है। जीरो क्या है कि जीरो के पहले क्या है? -1 है, -2 है, -3 है। तो जीरो से जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो क्या है? जीरो से क्या है? छोटी है। और माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्याएं जो हैं वो क्या है? जीरो से छोटी हैं। और इसी प्रकार से जीरो जो है धनात्मक संख्याओं से क्या है? छोटा है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, बस समझिए। धनात्मक संख्याओं से जीरो छोटा है और जीरो से छोटा ऋणात्मक संख्या है। अब हमको उम्मीद होगी कि आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से पूर्णांक की तुलना का नियम हम सीख चुके हैं, और थोड़ा सा इसकी इसका हम प्रश्न भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें प्रश्न बनता है। आइए अब देखिए कि अभी हम पूर्णांकों की तुलना करके उसके आधार पर कैसे कैसे प्रश्न बनता है उसको समझते हैं। देखिए, अभी हम बताए हैं कि जो धनात्मक संख्या होती है वो छोटी धनात्मक संख्या से बड़ी होती है। जैसे 2 धनात्मक संख्या दिया है, अब इसमें कौन बड़ा दिख रहा है आपको? इसकी तुलना कर दीजिए। जैसे 6 और 2 दिया है, इसमें अभी आपको बताया है कि किसी के पास 6 रुपए है और किसी के पास 2 रुपए है, तो सबसे ज्यादा किसके पास रुपए है सबसे ज्यादा? मान लीजिए मोहन है और ये सोहन है। सोहन के पास 6 रुपए है और मोहन के पास 2 रुपए है। तो कि सोहन के पास ज्यादा है कि मोहन के पास है? तो आप बोलेंगे कि सोहन के पास है। देखिए, जिधर मुंह खोला होता है वो संख्या बड़ी होती है, यानी कि कौन सी संख्या बड़ी है? 6। ठीक। अब देखिए, -3 और -8, -3 और -8, इसकी तुलना कर दीजिए। -3 बड़ा है कि -8 बड़ा है? अभी हम आपको बताए हैं कि जो छोटी धनात्मक संख्या होती है वो बड़ी होती है छोटी ऋणात्मक संख्या से। जो छोटी ऋणात्मक संख्या होती है वो क्या होती है? जो उस मतलब कम होती है किससे? बड़ी वाली ऋणात्मक संख्या से। तो वही बड़ी, वो क्या होती है? वही बड़ी हो जाती है। जैसे कि -3 और -8 दिया है, तो इसमें से कौन बड़ा है? तो -3 बड़ा है। इसी प्रकार से कौन बड़ा है? -3। अब देखिए, -5 बड़ा है कि 4 बड़ा है? देखिए, हमें पहले से प्लस छिपा हुआ है, और हम आपको अभी बताए हैं कि किसी के पास 4 रुपये और कोई 5 रुपये उधार लिया है, तो किसी के पास पहले से 4 रुपये और कोई उधार लिया, तो पहले वाले जिसके पास 4 रुपये है वो बड़ा है। यानी कि 4 कौन सी संख्या बड़ी है? 4। जीरो और 7 में कौन बड़ा है? देखिए, मेरे मान लीजिए कि जीरो किसी के पास पैसा भी नहीं है
और एक जो है उसके पास पैसा भी नहीं है और उधार भी लिया है। तो जिसके पास नहीं है वही तो बड़ा होगा, और जिसके और जो उधार लिया है वो तो छोटा हो जाएगा क्योंकि वो उधार भी लिया है पहले से। और जिसके पास उधार नहीं है तो वही तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? जीरो। अब -2 -1 कौन बड़ा होगा? -1। अब देखिए जीरो और जीरो दिया है, इसकी तुलना जब हम करेंगे तो कौन बड़ा होगा? मान लीजिए हमारे पास भी पैसा नहीं है और आपके पास भी पैसा नहीं है, दोनों कंगाल ही है, तो दोनों लोग तो बराबर ही हो जाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पूर्णांकों की तुलना हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि पूर्णांकों की तुलना में गुणा कैसे किया। जैसे मान लीजिए कि इस संख्या में जीरो से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू कैसे जीरो आ जाता है। जैसे कि मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहीं पर दो में अगर आप जीरो का गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो ही क्यों है? इसको हम कल सीखेंगे। और हमें उम्मीद होगी कि आप इतना जितना समझाया गया है वो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।